ठीक है जी। इलेक्ट्रिक फ्लक्स की सबसे पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन ऐसी, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ सर्टेन एलिमेंट ऑफ एरिया इज नोन एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ सर्टेन एलिमेंट ऑफ एरिया इज नोन एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। The number of electric field lines passing through a certain element of area is known as electric flux। यानी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है खास एरिया से पास कर रही होती हैं, जो ये खास एरिया से गुजर रही होती हैं, उन नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं, जो कि हमने उनके रास्ते में एरिया रखा होता है, उन उसके अंदर से पास कर रही है। ठीक है। इसकी दूसरी मैथमेटिकल डेफिनेशन है, the dot product of electric field intensity and vector area is known as electric flux। Dot product of electric field intensity and vector area is known as electric flux। अब dot product हम किस का लेना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और वेक्टर एरिया का। तो इनका डॉट प्रोडक्ट जब आप लेंगे तो आपके पास एक क्वांटिटी आएगी, इसको हम कहेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम डिनोट करते हैं फाई ई के साथ। फाई जो है वीक वर्ड है, हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है ना। और ई से मतलब इलेक्ट्रिक, ई से मुराद जो है वो फाई इलेक्ट्रिक। ठीक है ना। तो फाई ई इज इक्वल टू ई डॉट ए, और फाई ई इज इक्वल टू आ जाएगा ई ए कॉस ऑफ थीटा। ठीक है जी। क्योंकि हमारे पास हमने पीछे फर्स्ट ईयर में दो किस्म के प्रोडक्ट पढ़े थे। ठीक है ना। एक था डॉट प्रोडक्ट और एक था वेक्टर के प्रोडक्ट पढ़े थे, दो तरह के। एक था डॉट प्रोडक्ट और एक था क्रॉस प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट डेफिनेशन किस तरह की, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस ऑफ थीटा। तो इनका भी डॉट प्रोडक्ट है, ई डॉट ए का भी आ जाएगा ई ए कॉस ऑफ थीटा। ठीक है। अब थीटा क्या होता है? अच्छा, थीटा क्या होता है? थीटा जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और वेक्टर एरिया के दरमियान जो है वो एंगल होता है। ठीक है जी। इसको भी हम स्टडी करते हैं एंगल को। ठीक है ना। कब ये इसकी वैल्यू पे कैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डिपेंड करता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मैक्सिमम हो जाएगा और कब मिनिमम हो जाएगा, ये हम नेक्स्ट में स्टडी करेंगे। ठीक है ना। अब हम सिर्फ इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। अच्छा, इसमें आपके पास एक आ गया वो टर्म वेक्टर एरिया। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमने पढ़ ली थी, एक इसमें आती है वेक्टर एरिया। वेक्टर एरिया क्या होता है? आपके पास एरिया है, ठीक है ना। एरिया स्केलर क्वांटिटी होती है हमारे पास। ठीक है ना। अगर हम उसको वेक्टर की टर्म में लेंगे तो हमें उसकी डायरेक्शन भी बतानी पड़ेगी। ठीक है ना। एरिया की डायरेक्शन भी बतानी पड़ेगी कि ये हमारे पास एरिया है, ये होगा। तो वेक्टर एरिया क्या होगा? आप इसी एरिया के ऊपर एक नॉर्मल ले लेंगे, इसी एरिया के ऊपर आप क्या ले लेंगे, नॉर्मल एरिया, आपके पास वेक्टर एरिया बन जाएगा। ठीक है जी। ऐसा आप बुक दिखाएंगे, ये आपके पास बुक है आपको। ठीक है जी। अब आपके पास ये वाली सरफेस है, ठीक है। तो वेक्टर एरिया इसका इस तरफ हो जाएगा, समझ रहा है। इसी को अगर आप इस तरह करना चाहें तो ये वेक्टर एरिया नीचे की तरफ बना दीजिए, ऊपर की तरफ इसका वेक्टर एरिया आ जाए। यानी कि आप वेक्टर एरिया क्या होता है जी, नॉर्मल ड्रा टू द एरिया इज नोन एज वेक्टर। यानी कि आप कोई नॉर्मल ड्रा कर रहे हैं, ठीक है ना, किसी भी एरिया के सरफेस के ऊपर नॉर्मल ड्रा कर रहे हैं तो आपके पास वेक्टर एरिया के बराबर आ जाएगा। ठीक है जी, समझ आया। तो अब हम हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो किन सूरतों में मैक्सिमम होगा, किन सूरतों में मिनिमम होगा, इसको जानने से पहले हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो किस चीज पे डिपेंड करता है। वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पे डिपेंड करता है, एक एरिया पे डिपेंड करता है, और तीसरा इन्हीं दोनों के दरमियान जो एंगल है उसके कॉस के ऊपर डिपेंड करता है। तो अब हम नेक्स्ट में देख लेते हैं कि इसके हमारे पास कितने केस बन जाते हैं, कब कब एरिया जो है वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो मैक्सिमम हो जाएगा और कब कब मिनिमम हो जाएगा। अच्छा, हम देखते हैं कि अब हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है उसकी वैल्यू मैक्सिमम कब होगी। तो केस 1 है हमारे पास व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड वेक्टर एरिया आर पैरेलल। ठीक है जी। तो आप देखें फिगर ए की तरफ, इसमें जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वो इस तरफ मूव कर रही है ना, ठीक है, उनकी डायरेक्शन इस तरफ है। ठीक है ना। आप वेक्टर एरिया ये वाली लाइन देखें, जो वेक्टर एरिया हमने ड्रा किया है, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, ठीक है ना, और ये वाला वेक्टर एरिया, ये दोनों आपस में देखिए पैरेलल है ना। देखिए हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं उनकी डायरेक्शन भी इस तरफ है, समझ आ गई, और वेक्टर एरिया की डायरेक्शन किस तरफ है, वो भी इसी तरफ है। ठीक है ना।
समझ आ गई। एरिया हमने परपेंडिकुलर रखा है, इधर लाएं ज़रा बुक मुझे दिखाएं। आप देखें आपके पास, आप ये फ़र्ज़ करें, कंसिडर करें कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहाँ से इस तरफ पास कर रही हैं, ठीक है ना, और आपने ये सरफेस जो है इनके रास्ते में परपेंडिकुलर रखी है ना, यानी कि ये सरफेस जो है इनके साथ 90 का एंगल बना रही है, लेकिन जो इसका वेक्टर एरिया है, जो इसका वेक्टर एरिया वो इस तरफ है, ठीक है ना। वेक्टर एरिया की डायरेक्शन, चाहे सरफेस हमारे पास इस तरह सीधी पड़ी है लेकिन वेक्टर एरिया की डायरेक्शन इस तरफ है, तो आप देखें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन भी इस तरफ है और वेक्टर एरिया भी इसी तरफ है, ठीक है ना। तो ये आपस में एक दूसरे के क्या है, पैरेलल हो गए ना, ठीक है। और दो चीज़ें जब पैरेलल होती हैं तो इनके दरमियान एंगल कितना होता है, 0 डिग्री का। कितना जी, 0 डिग्री का। आगे समझ के नहीं आ गई, तो इसका मतलब है, अब हम इस इक्वेशन को ले लेते हैं जो हमने यहाँ पे लिखी थी, फाई ई इज इक्वल टू ई डॉट ए। ठीक हो गया जी, समझ आ गई। तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, ई ए कॉज ऑफ। अब देखें दोनों क्या है, हमारे पास पैरेलल हैं, तो इनके दरमियान एंगल अब कितना है, 0 डिग्री का। तो हम यहाँ क्या पुट कर देंगे, 0 डिग्री, ठीक है, समझ आ गई। और cos 0 पे वैल्यू क्या होती है जी, cos 0 पे वैल्यू होती है 1। cos 0 कितना होता है हमारे पास, 1। तो फाई ई की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, ई ए, मतलब हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और एरिया। अब वेक्टर एरिया नहीं, सिर्फ एरिया का प्रोडक्ट आ जाएगा हमारे पास। क्या आ जाएगा, एरिया जो मैग्नीट्यूड है उसका प्रोडक्ट जो है वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बराबर आ जाएगा, यानी कि हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी इलेक्ट्रिक फ्लक्स की मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी, ठीक है ना। जैसे अगर यहाँ से, अगर इसके अंदर से 4 लाइंस पास कर रही हैं, या इधर से देख रहे हैं 4 लाइनें पास कर रही हैं, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड की 4 लाइनें पास कर रही हैं, और यहाँ पे एरिया हमारा हमने कितना ले लिया, 1 मीटर स्क्वायर ले लिया है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना आ जाएगा, 4 के इक्वल आ जाएगा। ये एग्जांपल है सिर्फ, ठीक है ना, समझ आ गई। तो यानी कि हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। कब आएगी, जब हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और वेक्टर एरिया आपस में पैरेलल होंगे, इनके दरमियान 0 का एंगल होगा, या हमने सरफेस को जो है वो इस तरह प्लेस किया होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की रास्ते में इस तरह हमने सरफेस को प्लेस किया होगा बिल्कुल सीधा, तो वेक्टर एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पैरेलल हो जाएंगे और इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, मैक्सिमम आ जाएगी, ज़्यादा से ज़्यादा आ जाएगी, ठीक है ना। अब केस 2 हम देख लेते हैं। इसमें व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस and vector area are perpendicular। तो दूसरा जो केस है हमारे पास, इसमें आप देखें जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और वेक्टर एरिया के दरमियान 90 का एंगल रखते हैं, ठीक है ना। कैसे हम, जैसे आप देखते हैं कि ये पहले आपने इस सरफेस को इस तरह प्लेस किया था, तो वेक्टर एरिया इस तरह, ठीक है, समझ आ गई। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहाँ से पास करके वहां पे जा रही है, ठीक है ना। अब आपने क्या किया, इस सरफेस को घुमा के इस तरह प्लेस किया, अभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहाँ से इस तरफ पास कर रही है, लेकिन वेक्टर एरिया जो है उसकी डायरेक्शन पहले इस तरह थी, इस तरह प्लेस करें, इसकी डायरेक्शन ऐसे हो। ये आपके पास सरफेस है, ठीक है जी, आपने इसको इस तरह प्लेस किया हुआ है, तो वेक्टर एरिया किस तरह है, ऊपर की जाए, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहाँ है, इधर से इस तरफ, यानी कि आपके लेफ्ट से जो है वो राइट तरफ पास कर रही है, ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रही है, ठीक है ना। तो आप देखिए जो वेक्टर एरिया है वो तो इस डायरेक्शन में है, ये वेक्टर एरिया, ठीक है जी। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो इस डायरेक्शन में, ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, ठीक है ना। अब आप देखें इनके दरमियान एंगल कितने का आ गया है, 90 का। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास इक्वेशन क्या है इलेक्ट्रिक फ्लक्स की, फाई इज इक्वल टू ई डॉट ए, फाई इज इक्वल टू ई डॉट ए। तो आपको पता है डॉट प्रोडक्ट में cos थीटा आते हैं, ये आ जाएगा ना सर, फाई इज इक्वल टू ई ए cos ऑफ थीटा, ठीक है। अब थीटा आपके पास 90 डिग्री है, यहाँ पे थीटा कितना है आपके पास, 90 डिग्री। यहाँ पे दूसरे केस में कितना है, 90 डिग्री, ठीक है ना।
तो 90 डिग्री के एंगल के अंदर आप देखें, जब आप cos 90 पुट करते हैं, cos 90 की वैल्यू कितनी होती है? 0 होती है। तो cos 90 0 आ जाएगा, तो आप इसकी ये तो 0 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाएगा? 0। इस केस में फ्लक्स क्या हो जाएगा? आपके पास मिनिमम हो जाएगा, कम से कम। देखें आप जब आपने दो किस तरह रखी थी, या आपने सरफेस पर प्लेस की थी, मैक्सिमम फील्ड लाइंस पास कर रही थी, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो था वो मैक्सिमम था। जब आपने इसको रोटेट करके इस तरह रखा सरफेस को, ठीक है ना, तो अब इसके अंदर से कोई भी लाइन पास नहीं कर रही, जैसे कर इसके अंदर से कोई भी लाइन पास नहीं कर रही, और फ्लक्स क्या हो जाएगा? मिनिमम हो जाएगा। ठीक हो गया? समझ आ गया? अब जो तीसरा केस है, अगर हम पहले तो हमने सरफेस को प्लेस किया था इस तरह प्लेस किया था, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जहां से इधर पास कर रही थी, फिर हमने इसको इस तरह प्लेस किया, ठीक है ना, जब इनके दरमियान एंगल जो था वो 90 का बन गया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड के दरमियान, इसमें 0 का बन रहा था, ठीक है। इसमें फ्लक्स मैक्सिमम था, इसमें फ्लक्स मिनिमम था, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा टेढ़ा करके प्लेस करते हैं कि अब एक खास एंगल बने कि 0 और 90 के दरमियान कोई भी एंगल बन सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और वेक्टर एरिया के दरमियान। ठीक हो गया? समझ आ गई? या आप इसको इस तरह की तो इस तरह टेढ़ कर रहे हैं, तब भी तो एंगल थीटा ही बनेगा ना कोई एंगल बनेगा ही बनेगा, ठीक है ना। तो हमारे पास अब देखें, जब आपके पास इस तरह प्लेस की तो वेक्टर एरिया इस तरफ था, ठीक है, समझ आ गई? इस तरफ था ना वेक्टर एरिया, इस तरफ, ठीक है। और जब आपने इसको थोड़ा टेढ़ किया तो वेक्टर एरिया ऊपर की तरफ चले जाएगा, ठीक है ना। तो आप देखिए, अब आपके पास वेक्टर एरिया जो है वो किस तरफ आ जाएगा? इस तरफ आ जाएगा ना। ये आपके पास वेक्टर एरिया ए आ जाएगा, और ये आ जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई की वैल्यू। इनके दरमियान एंगल कितना आएगा? यहाँ पे ये एंगल जो बनता है ये बन जाएगा थीटा, यानी कि 0 से 90 के दरमियान कोई भी एंगल ये वाला हो सकता है, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, इस केस में हम क्या करते हैं, हम इस सरफेस का शैडो ड्रा करते हैं, इस सरफेस का साया ड्रा करते हैं, ठीक है ना। जो कि क्या होता है, जो हमारे पास परपेंडिकुलर आता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से, हम इस सरफेस का साया ड्रा करते हैं जो कि परपेंडिकुलर आता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से। कैसे कि हम इसका ये शैडो ड्रा करते हैं, ये हमने इसका शैडो ड्रा किया, ठीक हो गया जी। ये इसका साया इस तरफ पड़ा होगा ना, ठीक है। अब देखें, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है ई, ठीक है ना, और इसका साया ये वाला है, और यहां पे एंगल कितना बन जाएगा? ठीक है। ये कुछ फिगर इस तरह बन जाएगी ना, ये हमारे पास सरफेस आ रही है, ठीक है ना, ये इसका साया आ रहा है, ठीक है ना, इसका एरिया ए है, यहाँ का एंगल कितना है? थीटा, सही है। ये आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा, जिसमें ये वाला आपके पास हाइपोटेन्यूज है, ये वाला क्या है? थीटा के सामने क्या होता है? परपेंडिकुलर, और ये क्या होता है? हमारे पास बेस होता है, ठीक है। तो अब आप देखिए, जो ये वाला कंपोनेंट जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से पैरेलल परपेंडिकुलर आ रहा है, इसका नाम क्या हो जाएगा? जैसे आप देखिए, इसके जो दो कंपोनेंट्स बनेंगे, इस एरिया के दो कंपोनेंट्स जो बनेंगे वो कौन से होंगे? एक होगा ए कॉस थीटा, और दूसरा कौन सा आ जाएगा? ए साइन थीटा। जैसे फोर्स के दो कंपोनेंट्स बनते थे, एफ कॉस थीटा और एफ साइन थीटा, और जो बेस के साथ कंपोनेंट बनता होता है वो कौन सा होता है? कॉस थीटा होता है ना। तो ये आ जाएगा ए कॉस ऑफ थीटा, ये वाला कंपोनेंट ए के क्या आ जाएगा? ए कॉस ऑफ थीटा, और ये वाला कंपोनेंट कौन सा आ जाएगा हमारे पास? ए साइन ऑफ थीटा। आगे समझ नहीं आ रही, ठीक हो गया, समझ आ रहा? यानी कि अब आपने ये सर्किल ड्रा की, हमने लाइन, ये इसका शैडो ये ड्रा किया, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गई, ठीक है। अब इस एरिया के दो कंपोनेंट्स जो बनेंगे वो एक बनेगा ए कॉस थीटा और ए साइन थीटा। तो जो बेस के साथ कंपोनेंट आता है वो ए कॉस थीटा आता है, तो ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा? ए कॉस ऑफ थीटा। समझ आ रही? तो हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू है वो क्या रहेगी? बी डॉट ए। और हम ए का कौन सा कंपोनेंट इस्तेमाल कर रहे हैं? इस ए का, ये जो हमारे पास वेक्टर एरिया ए है, इसका कौन सा कंपोनेंट इस्तेमाल कर रहे हैं? जो कि परपेंडिकुलर है, जो कि क्या है? परपेंडिकुलर है किससे? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से। तो क्या है हमारे पास? ए कॉस ऑफ थीटा। यहाँ हमारे पास क्या है? ये बी वैसे आ गया, ठीक है ना, तो साथ आ जाएगा ए कॉस ऑफ थीटा, बी इंटू
कॉस ऑफ थीटा। अब हमने ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट में इस्तेमाल किया साइन वाला। आप देखें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किस तरह पास कर रही है, किस तरह पास कर रही है, तो क्या इस कंपोनेंट के अंदर से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास करेगी? कर सकती है, लेकिन ये वही वाला केस बन जाएगा ना। आपने सरफेस इस तरह रखी है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किस तरह पास कर रही है, ये जो आपके पास एक कॉस थीटा कंपोनेंट है वो इस तरह आ रहा है परपेंडिकुलर, ठीक है ना, और ये जो ए साइन थीटा कंपोनेंट है वो इस तरह आ रहा है, यानी कि पैरेलल, ठीक है जी, समझ आ रही है। तो इसका मतलब है इस सरफेस के अंदर से, इस सरफेस के अंदर से जो है हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू मिनिमम हो, तो हमने वो वाली सरफेस कंसीडर करनी है वहां से इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू क्या है, मैक्सिमम, क्या है, वो बताते हैं मैक्सिमम है। इसमें तो कोई, इसमें अगर आप देखें ये हमारे पास जो इसका ए साइन थीटा कंपोनेंट है, ये तो इसके अंदर से तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास नहीं कर सकते ना, यानी कि मिनिमम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहां से पास करेंगे, तो हम इसको नहीं देते, हम ये वाला कंपोनेंट जो है ए कॉस थीटा वाला कंसीडर करते हैं, तो हमारे पास आता है बी ए कॉस ऑफ थीटा, ठीक है जी, ये हमारे पास आएगा पाई इलेक्ट्रिक, ठीक हो गया। तो हमारे पास तो अगर एंगल थीटा हो जाए दो सरफेस के दरमियान, एंगल थीटा हो जाए दो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और वेक्टर एरिया के दरमियान एंगल थीटा हो जाए, तो हमारे पास जो जनरल इक्वेशन आएगी इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वो क्या आएगी, पाई इज इक्वल टू बी ए कॉस ऑफ थीटा। अच्छा, अब इस स्केलर क्वांटिटी के वेक्टर क्वांटिटी को देखते हैं, ठीक है ना। देखिए हमने डॉट प्रोडक्ट के बारे में पढ़ा था, दो वेक्टर मल्टीप्लाई होते हैं, डॉट प्रोडक्ट का हमारे पास स्केलर क्वांटिटी आता है, क्या आता है, स्केलर क्वांटिटी। तो ये डॉट प्रोडक्ट में दो वेक्टर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हमें आंसर में ये स्केलर क्वांटिटी देंगे, तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज स्केलर क्वांटिटी, ये हमारे पास स्केलर क्वांटिटी होगी। आगे समझ नहीं आ रही, ठीक है ना। और इसका यूनिट आप देखते हैं आप, सॉरी हम बी लिखते रहे यहाँ पे, सॉरी ये बी जो है ना आपका बी, ये मिस्टेक हो गया, बी हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स होता है, यहाँ तक ई आएगा, क्या आएगा, ई आएगा, क्या आएगा, तो ई बना मानता हम उसको बी से प्रयोग करते हैं, हमारे पास ई आएगा, ठीक हो गया। वो मैग्नेटिक फ्लक्स आप आएगा फोर्थ जनरल चैप्टर में उसको याद रहेंगे बी आ, ठीक है ना। तो फाइव ई है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और वेक्टर एरिया हमारे पास आ रहा है, ठीक है जी। अच्छा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स स्केलर क्वांटिटी। अच्छा, इसकी यूनिट क्या होता है हमारे पास, यूनिट हम क्या करेंगे, आप इसका फॉर्मूला लिखते हैं, फाई इज इक्वल टू ई डॉट ए, ठीक है जी। अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है उसका हमने यूनिट पढ़ा था पिछले इसके अंदर, न्यूटन पर कूलम, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमारे पास क्या था, फोर्स पर यूनिट चार्ज हमने पढ़ा था, ठीक है, और ये था हमारे पास न्यूटन और फिर चार्ज होता है न्यूटन पर कूलम, ये भी था, ठीक है जी। तो ये हमारे पास आया था न्यूटन पर कूलम, ठीक हो गया जी। तो हमारे पास जो दूसरा है न्यूटन पर कूलम, ठीक हो गया जी। इसमें हमारे पास क्या था, न्यूटन पर कूलम, ठीक है। और एडी यूनिट हमारे पास क्या होता है, मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर। तो इसका हमारे पास यूनिट क्या आ जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर। तो ये हमारे पास यूनिट आएगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक हो गया जी।